गुड मॉर्निंग। जीएस वर्ल्ड के इस ऑनलाइन पोर्टल पर फिर से आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पूर्व में सूचना दिया जा चुका है कि आज हम लोग पीजीटी समाज शास्त्र के अंतर्गत जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, आप में से जिन लोगों ने पहले भी यूट्यूब पर लाइव क्लासेस देखी होंगी या जो लोग ऐप पर हैं उनको पता होगा कि हम लोग पीजीटी के जो समाज शास्त्र का पाठ्यक्रम है उसको हम लोगों ने कुल 11 इकाइयों में बांट दिया है। हालांकि संस्था के द्वारा जो पाठ्यक्रम प्रकाशित किया गया है वो समग्र रूप से केवल एक पाठ्यक्रम है, लेकिन हमने आप लोगों की सुविधा के हिसाब से, ताकि एक एक इकाई का गहन अध्ययन किया जा सके, व्यवस्थित अध्ययन किया जा सके, हम लोगों ने क्या किया है, उनको कुल 11 इकाइयों में बांट दिया है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं चौथी इकाई के अंतर्गत। इसके पहले हम लोगों ने धर्म पढ़ लिया था और धर्म के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक प्रक्रियाएं। और सामाजिक प्रक्रियाओं को पढ़ने के बाद फिर उसका हम लोग लगे हाथ प्रश्नोत्तर भी कर लेंगे, जैसा कि हम लोग हर इकाई में करते आ रहे हैं कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न उभर सकते हैं उनका हम लोग साथ साथ उसका विश्लेषण और व्याख्या भी करते चलते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं सामाजिक प्रक्रियाएं। सबसे पहले जो सामाजिक प्रक्रियाएं शब्दावली है, इसको हम बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक प्रक्रियाएं हम किसको कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन उससे पहले मनुष्य एक जैविक प्राणी भी है। मैंने क्या बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन सामाजिक प्राणी बनने से पहले जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, मां के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चा एक जैविक प्राणी के रूप में जन्म लेता है। और मैंने बताया है कि फिर धीरे धीरे परिवार में, समाज में विभिन्न सदस्यों के द्वारा उस बच्चे का सामाजिकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, तब वो एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी मनुष्य एक जैविक और सामाजिक प्राणी है और इस नाते उसकी अनेकानेक आवश्यकताएं भी हैं। मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंतःक्रिया करता है और वो विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं करता है। तो व्यक्ति जब अपने जीवन में अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब भिन्न भिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं करता है, तो उन अंतःक्रियाओं की समग्रता को ही हम सामाजिक प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। आप देखिएगा कि जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उसको विद्वानों ने 2 श्रेणियों में बांटकर पढ़ने पर बल दिया है। एक को कहा जाता है सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं, दूसरा असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। यानी मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हम लोग पढ़ लेते हैं सामाजिक प्रक्रियाएं। तो मैंने क्या बताया आपको, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि सामाजिक प्रक्रियाएं जो है विद्वानों ने उसको 2 भागों में बांटकर पढ़ने पर बल दिया है। यानी उन्होंने बताया है कि सामाजिक प्रक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। जैसे अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि जो पहली सामाजिक प्रक्रिया है वह है
असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। और दूसरा है असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। अब देखिएगा, जिनके पास कॉपी और पेन है, मेरा निवेदन है कि आप लोग साथ साथ लिखते चलिए, क्योंकि मैंने पूरे स्लाइड्स को लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, या जितना पीपीटी है उसको लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रेखा चित्र के माध्यम से जो मैं समझा रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा, अभी भी और एग्ज़ाम के समय में भी। तो काइंडली आप लोग अपने कॉपी पर, है ना, उसको बना लीजिए। तो जैसे सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया हुई और फिर हो गया असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। अब देखिएगा कि सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम किसको किसको रखते हैं। हम रखते हैं सहयोग को, फिर हम रखते हैं समायोजन को, फिर हम लिखते हैं पर संस्कृति ग्रहण को, फिर हम रखते हैं एकीकरण को, और फिर रख लेते हैं आत्मशातीकरण को। आत्मशातीकरण को इसमें हम रखते हैं असहयोगी में प्रतिस्पर्धा को और संघर्ष को। समझ में आ रहा होगा आपको कि हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक प्रक्रिया। तो मैंने क्या बताया आपको कि मनुष्य एक जैविक और सामाजिक प्राणी है, और इस नाते उसके जीवन में अनेकानेक आवश्यकताएं उभर कर सामने आती है। मनुष्य अपने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति के साथ, समूह के साथ, समुदाय के साथ अंतःक्रियाएं करता है, और इन अंतःक्रियाओं के माध्यम से ही वो अपनी जरूरतों को पूरा करता है। तो ये जो अंतःक्रियाओं की जो समग्रता है, इसी को हम सामाजिक प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। और मैंने बताया आपको कि विद्वानों ने सामाजिक प्रक्रिया को दो भागों में बांट कर पढ़ने पर बल दिया है, यानी वो सामाजिक प्रक्रिया के दो भिन्न स्वरूपों की चर्चा करते हैं। पहला है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और दूसरा है असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। जो सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है उसमें कई प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं का उल्लेख किया जाता है, जैसे सहयोग है, समायोजन है, पर संस्कृति ग्रहण है, एकीकरण है, आत्मशातीकरण है। ये सब के सब कहाँ आएंगे? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। दूसरा है असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। तो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में हम प्रतिस्पर्धा को और संघर्ष को रखते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके पाठ्यक्रम में, आपके पीजीटी समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम में इन सबों का या सभी का अध्ययन नहीं करना है, या कह सकते हैं कि सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन नहीं करना है। हमें केवल पाठ्यक्रम में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का अध्ययन करना है। और आप में से जो लोग जीएस वर्ल्ड के रेगुलर छात्र हैं, यानी जिन लोगों ने पीजीटी समाजशास्त्र में अपना नामांकन करा लिया है, मैंने आप सब लोगों को पीडीएफ नोट्स भी भेजा है, और प्रत्येक इकाई की पीडीएफ नोट्स भी साथ साथ भेजता चल रहा हूं, ताकि आप
यहाँ पढ़ने के साथ साथ आपके पास, है ना, सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको हम PDF भेज रहे हैं, ताकि आप उसका समग्र रूप से अध्ययन करते चलिए। और अभी हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है कुछ दिनों के बाद हम भूल जाएं, तो फिर एग्जाम के समय में उसको व्यवस्थित रूप से पढ़ने के लिए वो PDF नोट्स काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ साथ जो प्रश्नोत्तर है वो भी हम आप लोग को साथ साथ देते चल रहे हैं PDF में, और उम्मीद है कि आप लोग उसका अध्ययन करते चल रहे होंगे। तो याद रखिएगा, उसमें भी मैंने सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत केवल 3 प्रक्रियाओं का ही उल्लेख किया है, और वो क्या है भाई? सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। लेकिन एक एक लाइन में इन सबको भी समझ लीजिए, क्योंकि आपके मन में जिज्ञासा होगी कि सर आखिर ये है क्या? ठीक है कि हमारे सिलेबस में नहीं है वो, लेकिन सहयोग किसको कहते हैं? सबसे पहले आइए हम लोग देख लें सहयोग किसको कहते हैं। तो हम कहेंगे कि किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या समूह मिलकर के प्रयास करते हैं, तो उनके इस सम्मिलित प्रयास को ही हम क्या कहते हैं? सहयोग कहते हैं। बड़ी आसानी से आपके दिमाग में ये बात समाहित हो गई होगी। आगे हम लोग विस्तार से भी देखेंगे, लेकिन मैंने एट ए ग्लांस आपको संक्षेप में बताया कि सहयोग किसको कहते हैं। तो किसी भी सामान्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, समूह या समुदाय आपस में मिलकर के प्रयास करते हैं, तो इस सम्मिलित प्रयास को ही क्या कहते हैं? हम लोग सहयोग की संज्ञा देते हैं। और फिर सहयोग को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया है, और लगभग जो मैंने शब्दावली बताई, जो मैंने पंक्तियां आपसे साझा किया, वही पंक्तियां कमोबेश सभी विद्वानों ने प्रस्तुत किया है। जैसे आप देखिएगा कि ग्रीन महोदय ने भी लगभग यही परिभाषा दिया है, मैकाइवर और पेज ने भी लगभग इसी तरह से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है, आगबर्न और निमकॉफ महोदय ने भी इसी तरीके से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो मैंने क्या बताया? सहयोग क्या है, आप समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, सहयोग के कई प्रकार हैं, अभी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने सहयोग के अलग अलग प्रकार की भी चर्चा की है। लेकिन मुख्य रूप से समाजशास्त्रियों ने इसके 2 प्रकारों की चर्चा की है, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। पक्का है ना? तो प्रत्यक्ष सहयोग किसको कहेंगे हम लोग? कई उदाहरण हैं, आप इसको देखिए, क्योंकि एग्जाम में जो आपका PGT का एग्जाम है उसमें एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन ज्यादा है। एक तो समाजशास्त्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया, परिभाषा किसने प्रस्तुत की, उनकी कौन सी पुस्तक है, उन्होंने कितने प्रकार से इसकी चर्चा की, वगैरह वगैरह। और उसके साथ साथ देखिएगा कि उदाहरण से देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग की जब हम बात करते हैं, तो प्रत्यक्ष सहयोग किसको कहेंगे? तो कहिएगा कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या समूह जब प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सम्मुख उपस्थित होकर के किसी कार्य में सहयोग दे रहे हैं, तो सहयोग को हम प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। जैसे देखिएगा कि कक्षा में, मान लीजिए कि किसी कॉलेज में या स्कूल में कक्षाएं चल रही है। अब कक्षा में निर्धारित समय पर बच्चों को उपस्थित होना है, निर्धारित समय पर शिक्षक को भी उपस्थित होना है, निर्धारित समय पर जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको भी उपस्थित होना है। क्योंकि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो वहां के स्टाफ हैं साधारण, वो आएंगे, समय से स्कूल खोलेंगे, ताला खुलेगा, तभी बच्चे प्रवेश करेंगे, तभी शिक्षक प्रवेश करेंगे, तभी कक्षाएं आयोजित होगी। तो बच्चों का, शिक्षक का और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका जो पारस्परिक सहयोग है, इससे जो लक्ष्य प्राप्त हो रहा है, इससे जो कार्य संपन्न हो रहा है, इसको हम कहते हैं क्या भाई? प्रत्यक्ष सहयोग। पक्का है ना? अब आइए, अप्रत्यक्ष सहयोग किसको कहते हैं? कि अप्रत्यक्ष सहयोग ऐसा सहयोग है जिसमें लक्ष्य सामान्य है, लेकिन उस सामान्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो किया जाने वाला प्रयास है वो भिन्न भिन्न प्रकृति का है। उदाहरण मानिए
मान लीजिए आपका एक मकान बन रहा है, तो आप मार्क कीजिएगा या ध्यान दीजिएगा कि मकान बनने के समय कुछ मजदूर जो है ईंटों की जुड़ाई कर रहे हैं, कुछ मजदूर उसमें प्लास्टर कर रहे हैं, कुछ मजदूर जो है फर्श बनाने का काम करते हैं, कुछ मजदूर जो है वो दीवार काट करके जो बिजली की सप्लाई के लिए पाइपलाइन है उसको बैठाने का काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे मजदूर हैं जो आपके बाथरूम में पानी और दूसरी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के काम कर रहे हैं, कुछ मजदूर ऐसे हैं जो टाइल्स और मार्बल सेट कर रहे हैं, कुछ मजदूर ऐसे होंगे जो आपके घरों में प्लास्टर और पेरिस लगाएंगे और फिर रंग रोगन करेंगे। ध्यान रखिएगा, इन सभी मजदूरों के सहयोग का जो लक्ष्य है वो एक ही है, मकान को बेहतर तरीके से पूर्ण करना। लेकिन इसमें लगे हुए जो अलग अलग कोटि के मजदूर हैं, जो अलग अलग योग्यता प्राप्त मजदूर हैं, उनके द्वारा जो दिया जाने वाला सहयोग है, उस सहयोग की प्रकृति जो है वो भिन्न भिन्न है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष सहयोग कहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको सहयोग के बारे में मालूम चल गया होगा। ठीक है ना? तो आप सब लोगों को, जितने लोग देर से ज्वाइन किए हैं, जितने लोग बाद में है ना जुड़ पाए हैं क्लास से, आप सब लोगों का जीएस वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी तैयारी बेहतर ढंग से शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि अब देखिएगा कि आपके राज्य में प्रतियोगिता परीक्षा का एक बड़ा गहरा माहौल बन रहा है। आने वाले समय में भी कई बड़ी बड़ी वैकेंसियां आने वाली हैं जो इसी पैटर्न पर होगा। जैसे मुझे सूचना मिली है कि अभी आयोग की तरफ से देखिएगा कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए लगभग 7,500 8,000 बहालियां आने वाली, और आने वाले 1-2 महीने के अंदर ही। तो अगर आपकी तैयारी अभी से अच्छे ढंग से गति पकड़ लेगी तो मुझे विश्वास है कि उस समय तक आते आते आप तैयारी आपका परिपूर्ण भी हो जाएगा और आप सभी परीक्षाओं में अपना बेहतर प्रदर्शन करके अपने सुखद भविष्य के लिए एक अदद सी नौकरी आपको, और बेहतर नौकरी जिसमें सम्मान भी है, प्रतिष्ठा भी है, पैसा भी है और सामाजिक रुतबा भी है, आपको जरूर प्राप्त होगा। और इसी काम में जीएस वर्ल्ड अपने कमिटमेंट पर खरा उतरते हुए वह अन्य विषयों से संबंधित भी जो पाठ्यक्रम है उनको शुरू कर चुका है। और आप अलग अलग समय पर आप जीएस वर्ल्ड के पोर्टल पर जाकर के उन सभी विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप में से जो भी विषय, जो भी बच्चे अलग अलग विषय से संबंधित होंगे, मैंने समाज शास्त्र के अलावे मैं देख रहा हूँ कई बच्चे अपने प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उन लोगों को बता दूं कि सभी प्रमुख विषय जो है जीएस वर्ल्ड के पोर्टल से प्रारंभ किया जा चुका है। और सभी, मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि सभी विषयों से संबंधित वैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं जो सिविल सर्विसेज में पढ़ाने का अनुभव रखते हैं, जो विषय को बड़ी गहराई से आपके समझ स्तर पर उतारने का क्षमता रखते हैं। सारे शिक्षक अपने स्तर से बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बाजार में वैसे सभी संस्थान और सभी शिक्षक अपने स्तर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जीएस वर्ल्ड ने कुछ हट करके करने का प्रयास किया है। जैसे कि विधिवत रूप से कक्षाएं आयोजित करके उसके बाद टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे निकलने वाले सारे प्रश्नोत्तर हम लोग कर लेते हैं। उसके अलावा फिर हम लोग पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध कराते हैं। बाकी जगहों पर मैं देख रहा हूं कि क्लासेस करवा के केवल क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाता है, लेकिन हम लोग आपको क्लासेस करवाने के बाद है ना पीडीएफ के रूप में सारा टॉपिक मैटर और क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को सेंड कर देते हैं, ताकि आप जब समय मिले उसको निकाल करके पढ़िए आराम से, और जितनी बार चाहें आप दोहराते रहिए उसको। उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को लगातार अभ्यास करते रहिए। और मैंने पहले भी बताया है कि हम टॉपिक के साथ जितना प्रश्नोत्तर करवा रहे हैं केवल वही नहीं है, बल्कि
अभी हम लोगों ने आपके लिए जो वास्तविक मिसाइल है बचा रखा है वो ये है कि विगत 10 वर्षों में, चाहे वो पीजीटी की परीक्षा हो, जीआईसी की परीक्षा हो या इसके समकक्ष दूसरी जो परीक्षाएं हुई हैं, उसमें प्रत्येक टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आया है उसका हम लोग टॉपिक वार अलग अलग क्वेश्चन तैयार करवा रहे हैं, जो आपको अलग से दिया जाएगा। और एक तरह से क्या है, न सिर्फ दिया जाएगा बल्कि उसको हम लोग प्रत्येक रविवार उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे और उसका व्याख्या और विश्लेषण भी कराएंगे, ताकि कहीं से भी कोई चूक आपकी तैयारी में न रह जाए। तो आइए, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो हम लोग सहयोग वाला हिस्सा पढ़े, तो जल्दी बता दीजिए कि समझ में आया कि नहीं आया। आप में से जितने भी छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, है ना, आप जल्दी से बता दीजिए कि ये जो सामाजिक प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपके समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम सोच आगे बढ़ें, और अगर समझ में ना आया हो तो भी बताइए। जल्दी जल्दी आप सब लोगों से निवेदन है, ज्योति बालकृष्ण जी, महेश हैं, यामिनी भास्कर हैं, विशाल गौतम हैं, स्वाति जी हैं, आरती सिंह हैं, ज्योत्सना यादव हैं, और तमाम जितने भी छात्र छात्राएं हैं, सबसे निवेदन है कि जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। आ गया ना? चलिए, रविंद्र जी बताते हैं क्लियर है, विनय बता रहे हैं क्लियर है, यामिनी भास्कर भी बता रही है क्लियर है, विशाल गौतम स्वाति, है ना? चलिए, चलेगा, समझ में आ गया, बड़ी अच्छी बात है। सब लोगों को गुड मॉर्निंग भाई, फिर से एक बार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझ लीजिए समायोजन किसको कहते हैं हम लोग। हालांकि मैंने क्या बताया कि समायोजन, आत्मसातीकरण और क्या है, पर संस्कृति ग्रहण, एकीकरण आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन एक बार समझ लीजिए छोटे छोटे रूप में ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिएगा कि सहयोग के बाद समायोजन आता है। दरअसल देखिएगा, सहयोग के बाद संघर्ष आता है, क्योंकि समाज में व्यक्ति जैसे ही अपनी जरूरतों के लिए अग्रसर होता है, चूंकि आपको पता है भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है उतनी मात्रा में संसाधन नहीं है, तो संसाधनों की मात्रा सीमित होने के कारण लाजमी है, स्वाभाविक है कि व्यक्ति और समूह के बीच, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, समूह और समूह के बीच, या फिर समूह और समुदाय के बीच हमेशा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी तो क्या होगा, संघर्ष जो है ये व्यक्ति के लिए, समूह के लिए, समुदाय के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि इसमें समय, धन और जान माल का नुकसान होता है। अतः जब भी दो समूह या समुदाय के बीच जब कभी भी संघर्ष उत्पन्न होता है तो फिर दोनों समुदाय आपस में मिल करके एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं ताकि दोनों का अस्तित्व बरकरार रहे। इसी को हम कहते हैं क्या भाई, समायोजन। तो स्वाभाविक है कि समायोजन में दोनों पक्ष अपनी अपनी कुछ शर्तें त्यागने को तैयार रहते हैं, दोनों पक्ष लचीला व्यवहार अपनाते हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए क्या है, कुछ त्यागने, कुछ छोड़ने का मादा रखते हैं। स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष और पक्षों क्या है, समुदाय के बीच, समूह के बीच समायोजन स्थापित हो जाता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है पर संस्कृति ग्रहण। पर संस्कृति ग्रहण क्या है भाई, नाम से लग रहा है पर मतलब दूसरा, और संस्कृति के ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं पर संस्कृति ग्रहण। लेकिन ध्यान रखिएगा, पर संस्कृति ग्रहण में दो अलग अलग संस्कृति के लोग होते हैं। जैसे उदाहरण मान लीजिए
कि जब औपनिवेशिक शासनकाल चल रहा था भारत में, तो उस समय पश्चिमी संस्कृति का भारत में आगमन हुआ था और यहां भारतीय संस्कृति थी। तो आपने देखा होगा कि दोनों ही संस्कृतियां एक दूसरे से कई महत्वपूर्ण तत्वों को क्या है ग्रहण कर रही थी। जैसे आप देखेंगे कि पश्चिमी संस्कृति के जो महत्वपूर्ण तत्व थे, जैसे आप देखिएगा आधुनिक शिक्षा, तर्क और विज्ञान पर आधारित ज्ञान, इन सब को हम लोगों ने आत्मसात करना शुरू किया। वहीं पर देखिएगा कि भारतीय आध्यात्म को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय खान पान को यूरोपीय लोगों ने भी अपनाया। यानी पर संस्कृति ग्रहण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें दो भिन्न संस्कृति के लोग आपस में एक दूसरे की संस्कृति से कई तत्वों का आदान प्रदान करते हैं। यानी दोनों ही संस्कृतियां एक दूसरे की संस्कृति से कई तत्वों को अपने अंदर स्वीकार करती है, अपने अंदर ग्रहण करती है, अपने अंदर आत्मसात करती है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें दोनों संस्कृतियों का अस्तित्व बरकरार रहता है। ऐसा नहीं कि एक संस्कृति में दूसरी संस्कृति विलीन हो गई। जैसे हमने उदाहरण दिया आपको कि भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति, आप देखिएगा आजादी के बाद यूरोपीय संस्कृति भी मौजूद है और भारतीय संस्कृति भी विद्यमान है। ठीक है ना? तो ये कहलाता है क्या? पर संस्कृति ग्रहण। इसके बाद है एकीकरण। एकीकरण किसको कहते हैं भाई हम लोग? देखिएगा, एकीकरण में वैसे तो दो समूह या दो समुदाय के बीच आपस में तनाव, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष विद्यमान रहता है, जो कि स्वाभाविक है। चूंकि मैंने बताया आपको कि समाज में संसाधनों का अभाव रहता है और वो संसाधन सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होता है। परिणाम यह निकलता है कि उन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए वो आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, कई बार संघर्ष करते हैं। तो संघर्ष का होना स्वाभाविक है। जैसे सहयोग का होना स्वाभाविक है, वैसे संघर्ष का होना भी स्वाभाविक है। लेकिन देखिएगा कि देश के विभिन्न समूहों के बीच, इसको उदाहरण के तौर पर समझिए कि देश के विभिन्न समूहों के बीच जैसे कि आप देखते होंगे कि आपस में तनाव और संघर्ष रहता है। अब भारत को ही ले लीजिए, भारत में विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय के लोग रहते हैं और इस आधार पर वो अपना अस्तित्व एक दूसरे से भिन्न महसूस करते हैं। और इसी आधार पर आप देखेंगे तो भारत को विविधताओं से भरा हुआ देश कहते हैं हम लोग। लेकिन विविधताओं से भरा होने के कारण इनकी जो अपनी अपनी विविधताएं हैं, इसके कारण ये अपना अस्तित्व दूसरे से अलग महसूस करते हैं और इसी कारण विभिन्न समुदाय के लोगों के बीच आपस में तनाव और आपस में प्रतिस्पर्धा भी होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब कोई तीसरा ग्रुप या तीसरा देश या कोई दूसरी बाहरी शक्तियां जब आंख उठा करके भारत की तरफ देखती हैं, तो फिर भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज में व्याप्त जो अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति और संस्कृति के लोगों में जो आपसी भेदभाव है, उस भेदभाव को मिटा करके वो आपस में एकीकरण कर लेते हैं, आपस में एकजुट हो जाते हैं और एक राष्ट्रीय शक्ति बन करके, है ना, पड़ोसी और विरोधी शक्ति का वो जवाब देने को तैयार रहते हैं। इसको हम कहते हैं एकीकरण करना। तो एकीकरण क्या है? आप कह सकते हैं एकीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें किसी देश के या किसी क्षेत्र के अंदर रहने वाले विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग आपस में अपना अपना स्वतंत्र हित महसूस करते हैं और इस आधार पर उनके बीच मतभेद और भेदभाव भी बरकरार रहता है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष भी बरकरार रहता है। लेकिन जब कोई दूसरा देश या कोई दूसरी बाहरी शक्ति भारत के ऊपर आंख उठाकर देखता है, तो ये फिर भारत के जितने भी लोग हैं जिनमें धार्मिक, भाषाई, जातिगत और दूसरे भेदभाव हैं, वो आपस में अपना भेदभाव मिटा करके एकजुट हो जाते हैं, अपना एकीकरण कर लेते हैं और एक संगठित राष्ट्रीय शक्ति के रूप में अपना प्रदर्शन करते हैं। और ऐसा करते हुए वो जो विरोधी शक्तियां हैं उनके खिलाफ उठ खड़ा होते हैं और उनको माकूल जवाब देने के लिए तत्पर होते हैं। उसको हम लोग कहते हैं क्या भाई? एकीकरण। और लास्ट है आत्मसातीकरण। तो आत्मसातीकरण किसको कहते हैं हम लोग? ये थोड़ा अलग है। आत्मसातीकरण को समझने के लिए आप पहले उदाहरण समझ लीजिए कि जैसे प्राचीन काल में
शकों, कुषाणों और हूणों का भारत में आगमन हुआ। आप जानते हैं इतिहास के अलग अलग कालखंड में शकों का, कुषाणों का, पार्थियनों का, हूणों का भारतीय समाज में आगमन हुआ। और वो भारतीय समाज से, भारतीय संस्कृति से, यहां के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को ही समग्र रूप से आत्मसात कर लिया और अपनी संस्कृति का विलीन कर दिया, या अपनी संस्कृति का विलय कर दिया उन्होंने भारतीय संस्कृति में। यानी आत्मसातीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें दरअसल दो समूह होते हैं, है ना, दो समूह होते हैं। एक को हम कहते हैं क्या, इमिग्रेंट ग्रुप, एक को हम कहते हैं इमिग्रेंट ग्रुप और दूसरे को हम कहते हैं डोमिनेंट ग्रुप। ठीक है ना। तो हमने क्या बताया, एमिनेंट ग्रुप में उदाहरण दिया किसका, शकों और कुषाणों का उदाहरण दिया। और आप देखिएगा डोमिनेंट ग्रुप कौन है भाई, तो मान लीजिए जो भारतीय संस्कृति है वो डोमिनेंट ग्रुप है। अब देखिएगा कि जब शक और कुषाण भारत आए तो उन्होंने भारतीय संस्कृति, मैंने वो भारतीय संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि धीरे धीरे करके उन्होंने जीवन के प्रत्येक पक्ष और पहलू में भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को ही आत्मसात कर लिया और जो उनकी अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता थी, है ना, उसको भारतीय संस्कृति में विलीन कर दिया। यानी आप देखिएगा शक और कुषाण ने क्या किया, अपनी संस्कृति को भारतीय संस्कृति में विलीन कर दिया। और आप कह सकते हैं कि उन्होंने क्या है, भारतीय संस्कृति के अधिकांश तत्व को अपने अंदर समाहित कर लिया और खुद का भारतीकरण कर दिया। यानी आत्मसातीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो एमिनेंट ग्रुप है वो डोमिनेंट ग्रुप से इतना प्रभावित हो जाता है कि अपना अस्तित्व डोमिनेंट ग्रुप में विलीन कर देता है और डोमिनेंट ग्रुप के अधिकांश विशेषताओं को अपने जीवन में उतार लेता है। यानी अब उनकी अपनी संस्कृति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, बल्कि वो जो डोमिनेंट ग्रुप की संस्कृति है उसको ही पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेते हैं। पक्का है ना। जबकि याद कीजिएगा मैंने बताया था पर संस्कृति ग्रहण में भी दो संस्कृतियों के बीच संस्कृति तत्वों का या सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान होता है, लेकिन उसमें कोई भी संस्कृति अपना अस्तित्व नहीं खो रही थी। उसमें दोनों ही संस्कृतियां अस्तित्वमान थी, दोनों ही संस्कृतियां एक दूसरे की संस्कृति से बहुत कुछ क्या ग्रहण कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों संस्कृतियों का अस्तित्व विद्यमान था। किसमें, पर संस्कृति ग्रहण में। लेकिन यहां आत्मसाती ग्रहण में आपने क्या देखा भाई कि आत्मसातीकरण में एक संस्कृति जो है अपना विलय पूर्ण रूप से, है ना, डोमिनेंट ग्रुप में कर देती है और उसके तमाम सांस्कृतिक सामाजिक विशेषताओं को क्या है, ग्रहण कर लेती है। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। जल्दी बता दीजिए अब आ गए, ठीक है ना, जल्दी से बता दीजिए कि अब समझ में आया कि नहीं आया। प्लीज जल्दी से बता दीजिए। अंशु सिंह, यामिनी भास्कर, श्रीकांत मौर्य, जल्दी जल्दी। इधर अमन कुमार, श्रद्धा श्रीवास्तव, अजमल हुसैन, मनोज वर्मा और भी जितने लोग हैं सुन रहे हैं, जल्दी बताइए कि समझ में आया। ठीक है, आरती जी को समझ में आ गया है। और भी लोग कमेंट करके बताइए। देखिए मैंने क्या बताया, हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक प्रक्रिया के बारे में और हमने आपसे बताया कि सामाजिक प्रक्रिया को पढ़ते समय
है ना। विद्वानों ने सामाजिक प्रक्रिया को दो भागों में बांट कर पढ़ने पर बल दिया है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। तो सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में सहयोग, समायोजन, पर संस्कृति ग्रहण, एकीकरण और आत्मसातीकरण, इन सब का अध्ययन किया जाता है। जबकि असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग केवल प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का ही अध्ययन करते हैं। पक्का है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों के सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में क्या है, तो याद रखिएगा केवल सहयोग, है ना, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बारे में ही पढ़ना है। इसलिए हम अपना सारा ध्यान कंसंट्रेट करेंगे किस पर, तो सहयोग पर, प्रतिस्पर्धा पर और संघर्ष पर। ठीक है ना। लेकिन मैंने बाकी चीजों को, जो बाकी शब्दावलियां लिखी हुई है, समायोजन, पर संस्कृति ग्रहण, एकीकरण और आत्मसातीकरण, इसको भी मैंने आपको छोटे छोटे में समझा दिया। हालांकि हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी समझ जाने से क्या होता है कि आपको मालूम चल जाएगा कि भाई सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है। क्योंकि आप में से बहुत लोग आगे चल के नेट जेआरएफ भी देंगे, बहुत लोग जीआईसी की परीक्षा भी देंगे और बहुत लोग सिविल सर्विसेज में भी क्या है अपना भाग्य आजमा रहे होंगे, तो उनको भी समग्रता से ये सारी चीजें पढ़ लेनी होती हैं। अब आइए हम लोग व्यवस्थित रूप से पढ़ लेते हैं किसको, सामाजिक प्रक्रियाओं को। आप जानते हैं कि सामाजिक प्रक्रियाओं में सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ लेना है भाई, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ लेना है सहयोग के बारे में। ठीक है ना। तो कहा गया कि किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए, देखिए लिखा हुआ है वही, कि किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए प्रयत्न को क्या कहते हैं हम लोग भाई, सहयोग कहते हैं। और विद्वानों ने सहयोग की निम्नलिखित परिभाषाएं प्रस्तुत की है। पहला है प्रोफेसर ग्रीन महोदय का परिभाषा। अब देखिएगा कि क्वेश्चन जहां से आता है वो जगह यही है कि किस विद्वान ने अपनी परिभाषा में क्या इस्तेमाल किया है, कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया है। क्योंकि आपने देखा होगा इसके पहले भी जितनी इकाई हम लोग पढ़ चुके हैं या उससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर किए हैं हम लोग, उसमें आपने देखा होगा ये सारी चीजें आपको इसी रूप में पढ़ करके समझ लेनी है। ठीक है ना। जैसे देखिएगा कि प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार क्या है, सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति, क्या बोलते हैं वो, कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा, है ना, सामान्य रूप से इच्छित किसी काम को करने या लक्ष्य तक पहुंचने के निरंतर और सार्वजनिक प्रयत्न को कहते हैं। यानी ग्रीन महोदय ने अपनी परिभाषा में सहयोग को परिभाषित करते हुए यह बताया है कि सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा सामान्य रूप से इच्छित काम को करने या लक्ष्य तक पहुंचने की निरंतर और सार्वजनिक प्रयत्न को कहते हैं। तो इस शब्दों से परिभाषित किया सहयोग को किसने भाई, ग्रीन महोदय ने या प्रोफेसर ग्रीन ने। अब आप देखिएगा कि इसके बाद हम देखें तो फेयरचाइल्ड महोदय भी कहते हैं, इनकी परिभाषा में है कि सहयोग वह प्रक्रिया है, सहयोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति और समूह अपने प्रयत्नों को करीब करीब संगठित रूप से सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त कर देते हैं। क्या बताया उन्होंने कि सहयोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति और समूह अपने प्रयत्नों को करीब करीब संगठित रूप से सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त कर देते हैं। दरअसल देखिएगा यहां एक चीज समझना है कि जब भी बात सहयोग की आएगी तो ध्यान देना होगा कि सहयोग जब भी होगा वो क्या होगा, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ सहयोग होगा, है ना। यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ सहयोग होगा। लेकिन केवल एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ सहयोग नहीं होगा, बल्कि एक व्यक्ति का, है ना, समूह के साथ भी सहयोग हो सकता है। ये व्यक्ति है और ये भी दूसरा व्यक्ति है, ये व्यक्ति है और ये समूह है। तो ध्यान रखिएगा सहयोग जब भी होगा व्यक्ति और व्यक्ति के बीच हो सकता है, व्यक्ति और समूह के बीच हो सकता है, या फिर समूह और समूह के बीच भी हो सकता है।
है ना, या फिर वो समूह और समूह के बीच भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि समूह जो है ना, जो सहयोग है वो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच हो सकता है, व्यक्ति और समूह के बीच हो सकता है, या फिर समूह और समूह के बीच भी सहयोग हो सकता है। तो फेयरचाइल्ड महोदय की जो परिभाषा थी उसको समझाने के लिए मैंने बताया आपको कि फेयरचाइल्ड महोदय के अनुसार क्या है, सहयोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति और समूह, है ना, जिसके द्वारा व्यक्ति और समूह अपने अपने प्रयत्नों को करीब करीब संगठित रूप से सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। कई बार एक व्यक्ति है, प्रयास कर रहा है ना, और उसमें सहयोग देता है कौन भाई, एक समूह दे देता है। जैसे एक उदाहरण देखिएगा, एक व्यक्ति है, जैसे घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, अब वो बेचारा लेके तुरंत उसको अस्पताल की तरफ चला गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ने उसकी चिकित्सा करने के बाद बताया कि इसके ट्रीटमेंट में 50,000 रुपए खर्च होंगे। अब उस व्यक्ति के पास 50,000 रुपए तो है नहीं। तुरंत उसने अपने मोहल्ले में खबर भिजवाई। मोहल्ले के लोग, उस व्यक्ति का व्यवहार मोहल्ले में काफी अच्छा था, मोहल्ले के लोग भी उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए तत्पर दौड़ पड़े अस्पताल की तरफ। तो पहले एक व्यक्ति प्रयास कर रहा था, लेकिन उस व्यक्ति के प्रयास में अब मोहल्ले के समूह के लोगों का प्रयास भी आपस में क्या हो जाकर के जुड़ गया। और देखिएगा समाज के अन्य लोगों ने भी जब आर्थिक सहायता दिया तो उन सब के सहयोग के द्वारा, उन दोनों के सम्मिलित सहयोग के द्वारा, किन दोनों के, तो बीमार व्यक्ति का जो परिवार का व्यक्ति है, यानी उसका जो बेटा है वो, और मोहल्ले के जो दूसरे लोग हैं, उस समूह के सम्मिलित प्रयास से उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकी। तो यहां क्या हुआ, व्यक्ति और समूह का प्रयास जो है आपस में क्या हो गया, संगठित हो गया, आपस में मिल गया। ये भी एक सहयोग है। इसके बाद देखिएगा किंग्सले डेविस महोदय कहते हैं कि एक सहयोगी समूह वह है जो ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल करके प्रयत्न करता है जिसको सब चाहते हैं। क्या बताया उन्होंने, तो किंग्सले डेविस महोदय का मानना है कि एक सहयोगी समूह वह है ना, जो ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर प्रयत्न करता है जिसको सब चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किंग्सले डेविस महोदय की परिभाषा में समूह का उल्लेख तो है सहयोग के संदर्भ में, व्यक्ति का उल्लेख नहीं है। इसलिए कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान में बैठाइएगा और गांठ बांध लीजिएगा कि क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सहयोग को परिभाषित करते हुए उसमें व्यक्ति की चर्चा नहीं की है, या उसकी परिभाषा में व्यक्ति का भाव है, वो केवल समूह की चर्चा करते हैं। तो वो कौन है भाई, किंग्सले डेविस महोदय। आपने देखा होगा। अब देखिएगा, कहा जाता है कि जो सहयोग है वो किसी न किसी रूप में एवं मात्रा में संगठित अवश्य होता है, क्योंकि जब भी सहयोग की हम बात करेंगे तो सहयोग में हम बताए थे ना, कई व्यक्तियों का सहयोग हो सकता है, एक व्यक्ति का समूह के साथ सहयोग हो सकता है, या समूह का समूह के साथ सहयोग हो सकता है। तो सहयोग में देखिए क्या होता है कि दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों या व्यक्तियों और समूहों का जब सहयोग होगा तो उसमें पारस्परिक रूप से क्या होगा, वो एक दूसरे को मदद करते हुए प्रतीत होंगे। उनके बीच विचारों भावनाओं का आदान प्रदान होगा, उनके बीच संबंधों में कहीं ना कहीं प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी, उनके बीच संबंधों में भावनात्मक एकता देखने को मिलेगी। ठीक है ना। और कहा जाता है कि उनके बीच प्रेम और सद्भावना भी पाई जाएगी, क्योंकि जब तक प्रेम और सद्भावना नहीं होगा तब तक क्या होगा, उनके संबंधों में प्रगाढ़ता नहीं मिलेगी। तो संघर्ष जो होता है ना, जैसे हम देखेंगे कि संघर्ष में क्या होता है, संघर्ष में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का क्या करता है, विरोध करता है, परंतु सहयोग में क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे का साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। पक्का है ना। यानी
सहयोग जो है संघर्ष का ठीक क्या है, विपरीत शब्द है। संघर्ष में क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, एक समूह दूसरे समूह का, या एक व्यक्ति दूसरे समुदाय का विरोध करता हुआ मिलेगा आपको। एक समूह दूसरे समूह का विरोध करता हुआ मिलेगा आपको। लेकिन उसके विपरीत सहयोग में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक समूह दूसरे व्यक्ति को परस्पर क्या है सर, सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं। इसके बाद देखिएगा, तो जो सहयोग की प्रकृति है उसमें क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि सहयोग में क्या होता है, अत्यधिक निरंतरता पाई जाती है। अब जरा इसको भी समझ लीजिए, इससे कई क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा ही, आप देखते होंगे उसमें कि भाई निरंतरता किसमें अधिक पाई जाती है, सहयोग में, संघर्ष में, या प्रतिस्पर्धा में, या इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन बार बार आएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा निरंतरता, कंटिन्यूटी, बारंबारता देखने को मिलेगी सहयोग में। कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो एक दूसरे के सहयोग से क्या है, या एक दूसरे के सहयोग के बिना हो सकता हो। यानी किसी भी काम को संपन्न करने के लिए एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, या एक समूह का दूसरे समूह के साथ परस्पर सहयोग होना जरूरी है। और ये एक निरंतर कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि अभी सहयोग हो गया फिर आगे कोई जरूरत नहीं है, लगातार सहयोग की आवश्यकता है। अपने घर में देख लीजिए, आप अपने घर में देख लीजिएगा, मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, सब अपना अपना काम जो है निर्धारित समय पर पूरा करते हैं। यानी घरेलू कार्यों में सब अपने अपने स्तर से सहयोग करते हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका निर्धारित है। यहां तक कि सुन लीजिए, संघर्ष भी बिना सहयोग के नहीं होगा। मान लीजिए आप लड़ने के लिए तैयार हैं और दूसरा आदमी न्यूट्रल हो जाएगा, वो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो संघर्ष होगा? नहीं होगा। तो मैकाइवर पेज ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा भी कि सहयोग तो क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विश्व के सभी समाजों में निरंतर सहयोग की प्रक्रिया चलती रहती है, यहां तक कि संघर्ष के लिए भी सहयोग आवश्यक है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अगर निरंतरता पाई जाएगी, है ना, निरंतरता सबसे ज्यादा सहयोग में पाया जाएगा। इसके बाद प्रतिस्पर्धा में पाया जाएगा, और फाइनली सबसे कम पाया जाएगा संघर्ष में। यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि निरंतरता सबसे कम किस में पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा, निरंतरता सबसे कम पाई जाएगी किसमें, है ना, निरंतरता सबसे कम पाई जाएगी संघर्ष में, सबसे ज्यादा पाई जाएगी किसमें, तो सहयोग में। पक्का है ना। तो सहयोग की प्रकृति में क्या है कि सहयोग में अत्यधिक निरंतरता पाई जाती है, जबकि प्रतिस्पर्धा में सहयोग से कम। प्रतिस्पर्धा में क्या है, सहयोग से कम है, और संघर्ष में सबसे कम पाई जाती है। यानी निरंतरता सबसे कम किसमें पाई जाएगी, संघर्ष में। ठीक है ना। अब आगे देख लीजिए, बताया जाता है कि मनुष्य में सहयोग की प्रवृत्ति होने का प्रथम कारण मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। कहा जाता है, ये क्वेश्चन अगर थोड़ा डीप में जाकर क्वेश्चन पूछ ले, थोड़ा गहराई में, जो अब तक का पैटर्न है पीजीटी का, है ना, उससे थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के अगर पूछ ले, तो आपसे वो पूछ सकता है प्रश्न कि सहयोग की सबसे प्रमुख प्रबलता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्रियों का मानना है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वह मात्र एक जैविक प्राणी होता है। उस समय वो
परिवार या समाज के लोगों के सहयोग के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उसको अपने हर काम के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य की या समाज की आवश्यकता महसूस होती है। आप देखिएगा, उसका भरण पोषण, लालन पालन माता पिता के बगैर नहीं हो सकता, दादा दादी या ताऊ ताई के बगैर नहीं हो सकता, चाचा चाची के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि केवल खाने पीने के अलावा भी बाकी है उस बच्चे का मनोरंजन करना, उस बच्चे का सामाजिकरण करना, ये सब परिवार में ही तो होता है। तो कहा जाता है कि बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है तो उसका पालन पोषण से लेकर के आगे शिक्षा दीक्षा और उसके अंदर तमाम वो आदर्श गुण समाहित करने का काम परिवार ही करता है। अतः बच्चे को शुरू से ही क्या है, परिवार की आवश्यकता, परिवार के सहयोग की आवश्यकता महसूस होती है। इसके अलावा चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः जब वो बड़ा होता है तो अपनी अंतःक्रिया के लिए वो समाज के दूसरे लोगों की आवश्यकता महसूस करता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपनी सफलता साझा करनी है, मान लीजिए रिजल्ट आया, आपने मोबाइल पर रिजल्ट देखे और देखा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। आप देखते हैं कमरे में कोई है कि नहीं, मम्मी पापा मेरा सिलेक्शन हो गया। आप खुशी से फूले नहीं समाते, तो आप कहीं ना कहीं साझा करना चाहते हैं किसी व्यक्ति से। देखिए मम्मी पापा कोई नहीं है, मम्मी बाजार चली गई सब्जी लाने के लिए, पापा तो ऑफिस निकल गए हैं। फिर भी आप घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि समाज में मोहल्ले में कोई देख रहा है कि नहीं आपको, या कोई बाहर खड़ा है कि नहीं। आप उसको बोलते हैं भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, भाभी मेरा सिलेक्शन हो गया। सामने वाले घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं, आप कहते हैं दादाजी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए, साझा करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता महसूस करता है। उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आता रहता है। कई प्रकार की जरूरतें उसको रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होती है, तो उन सब आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए भी उसको समाज और समूह की आवश्यकता महसूस होती है। अब जहां तक बात है सहयोग के प्रकार की, तो ध्यान रखिएगा कि विद्वानों ने सहयोग के प्रकार में, है ना, ग्रीन महोदय का नाम आता है कि ग्रीन महोदय ने सहयोग को 3 भागों में बांटा है। पहला है प्राथमिक सहयोग, दूसरा है द्वितीयक सहयोग और तीसरा है तृतीयक सहयोग। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक नहीं कई बार आया हुआ, मैंने क्वेश्चन बैंक देखा है कि ग्रीन महोदय ने सहयोग के कितने प्रकार की चर्चा की है। 2, 3, 4, 5 ऐसे दिया हुआ है। या फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक समूह के रूप में, या प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक सहयोग के रूप में सहयोग का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। फिर क्वेश्चन पूछा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग के रूप में किसने सहयोग को प्रस्तुत किया। या फिर कहेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान की परिभाषा में विभेदीकृत सहयोग का उल्लेख किया गया है। तो हम लोग चर्चा करेंगे। पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि ये किन के अनुसार है भाई, ये ग्रीन महोदय के अनुसार है। ग्रीन महोदय के अनुसार सहयोग 3 प्रकार का होता है। पहला है प्राथमिक सहयोग, दूसरा है द्वितीयक सहयोग और तीसरा है तृतीयक सहयोग। तो प्राथमिक सहयोग किसको कहते हैं भाई हम लोग? स्वाभाविक है ये बड़ा सरल प्रकृति का होगा, तो प्राथमिक सहयोग किसको कहेंगे हम लोग? तो देखिएगा कि कहा जाता है कि इस प्रकार के सहयोग में व्यक्ति अपने को समूह के साथ बिल्कुल घुला मिला लेता है। ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर जोर दीजिएगा। क्वेश्चन यहां से भी आया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के सहयोग में व्यक्ति खुद को समूह के साथ घुला मिला लेता है। क्योंकि प्राथमिक सहयोग में व्यक्ति का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। प्राथमिक सहयोग में जो सहयोग करने वाला व्यक्ति होता है उसका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है,
बल्कि वो अपने समूह के स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे बेहतरीन उदाहरण है घर में माता पिता। माता पिता जब अपने बच्चों और परिवार के अन्य लोगों का सहयोग करते हैं तो कभी उनका देखा है स्वार्थ अपने में? कभी नहीं। वो परिवार के सदस्यों के सहयोग करने के क्रम में अपना कोई स्वार्थ नहीं रखते, बल्कि परिवार के सहयोग करने के लिए अपने स्वार्थ की तिलांजलि भी दे देते हैं। तो ये क्या हो गया भाई? प्राथमिक सहयोग कहलाया। पक्का है ना? देखिए कहा गया कि इस प्रकार के सहयोग में व्यक्ति अपने को समूह के साथ बिल्कुल घुला मिला लेता है और समूह के स्वार्थ को ही अपना स्वार्थ समझने लगता है। वह समूह के साथ इसलिए सहयोग करता है कि उसका अपना समूह खूब फले फूले, है ना, और उस समूह के द्वारा उसका अपना भी कल्याण हो। उदाहरण स्वरूप परिवार के सुख सुविधा के लिए, है ना, माता पिता प्रत्येक संभव त्याग करते हैं और बच्चों का सहयोग करते हैं, है ना। तो प्रत्यक्ष सहयोग आपको मालूम चल गया होगा। अब आइए द्वितीयक सहयोग। तो इस प्रकार के सहयोग में व्यक्ति अपने स्वार्थ पूर्ति की दृष्टि से दूसरों के साथ सहयोग करता है। क्या बोला गया? प्राथमिक सहयोग। देखिए प्राथमिक सहयोग में सहयोग करने वाला व्यक्ति या समूह का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। वह समूह के स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने स्वार्थ की भी तिलांजलि दे देता है, जैसे माता पिता परिवार के लिए। दूसरा हमने क्या बताया? द्वितीयक सहयोग। तो ग्रीन महोदय ने जो द्वितीयक सहयोग की चर्चा की है, उनके अनुसार द्वितीयक सहयोग में जो सहयोग करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए क्या करता है? दूसरों के साथ सहयोग करता है। और इस प्रकार के सहयोग की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें निस्वार्थ भाव नहीं होता है। जैसे पहले वाले समूह में क्या था? निस्वार्थ भाव से सहयोग होता था। इसमें निस्वार्थ भाव नहीं है। व्यक्ति सहयोग करता है केवल सहयोग करने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए। आज का जो आधुनिक समाज है, इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है कौन सा भाई? द्वितीयक सहयोग। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक समाज में किस तरह का सहयोग ज्यादा प्रचलित है, तब कहिएगा आधुनिक सहयोग में या आधुनिक समाज में द्वितीयक सहयोग जो है ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि इसमें सहयोग करने वाला व्यक्ति सहयोग इसलिए नहीं करता है कि हमको सहयोग करना है, बल्कि उस सहयोग करने में उसकी भी अपनी स्वार्थ छुपी होती है। क्योंकि उसको लगता है कि वो अगर लोगों का सहयोग करेगा तो इससे उसके उद्देश्य की पूर्ति भी हो जाएगी। ठीक है ना? जैसे आप देखिएगा मोहल्ले में दशहरा हो रहा है या मोहल्ले में कोई पूजा है, या मान लीजिए कि 15 अगस्त का समय आने वाला है, मोहल्ले में राष्ट्रीय ध्वजारोहण करना है, तो मोहल्ले के लोगों से सहयोग लिया गया। तो मोहल्ले के लोगों ने, सभी परिवारों ने उसमें सहयोग दिया। इसलिए कि सहयोग करना है, इसलिए करना है क्योंकि मोहल्ले के लोगों के द्वारा, मोहल्ले के युवाओं के द्वारा जब राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया जाएगा तो वो भी वहां उपस्थित होकर के उसका आनंद ले पाएगा, वो भी झंडे को सलामी दे पाएगा। इसी प्रकार मोहल्ले में अगर दशहरा दुर्गा पूजा हो रहा है, उसके लिए बच्चे चंदा करते हैं, तो जो चंदा देने वाला व्यक्ति इसलिए नहीं देता है कि भाई पूजा होगा देवी की, बल्कि इसलिए भी होता है कि मोहल्ले में अगर पूजा होगा तो नजदीक में हमें भी देवी दर्शन का अवसर मिल जाएगा, हमारे मोहल्ले में भी 4 दिन रौनक रहेगी, हमारे परिवार के लोगों को भी नजदीक में ही पूजा उपासना करने का अवसर मिल जाएगा। तो ये क्या है भाई? द्वितीयक सहयोग है। अब देखिएगा तृतीयक सहयोग। तृतीयक सहयोग को हम लोग क्या है? व्यवस्थापन। यहां थोड़ा सा ना मिसप्रिंटिंग है, ये व्यवस्थापन है।
तृतीयक सहयोग को हम लोग व्यवस्थापन या एकोमोडेशन भी कहते हैं। कहते हैं ना कि जब मनुष्य, ध्यान से देखिएगा, जब मनुष्य बदली हुई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने के लिए दूसरों के साथ सहयोग करता है तो उसे तृतीयक या व्यवस्थान या क्या है, व्यवस्थापन सहयोग कहते हैं। क्या बोला गया कि जब मनुष्य बदली हुई परिस्थितियों के साथ, है ना, अनुकूलन करने के लिए दूसरों के साथ सहयोग करता है तो उसे तृतीयक सहयोग कहते हैं। जैसे देखिएगा कि अभी देश में युद्ध छिड़ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? परिस्थितियां बदली हुई हैं, महंगाई बढ़ गई है, जान माल का भारी नुकसान हुआ है, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई पर ढेर सारा पैसा खर्च हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए महंगाई बढ़ी हुई है। और हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, इसका हमें दुख है, लेकिन विकट परिस्थिति में आप सब लोग हमारे साथ होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो कहीं ना कहीं भारतीय होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इस बदली हुई परिस्थिति के साथ, बढ़ी हुई महंगाई के साथ समायोजन स्थापित कर लें और सरकार को और अपने स्थानीय प्रशासन को हम अपना सहयोग दें। तो इस प्रकार का सहयोग क्या कहलाता है? तृतीयक सहयोग, है ना। तो आपने देखा होगा कि ग्रीन महोदय ने ये 3 प्रकार के सहयोग की चर्चा की है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा मैकाइवर और पेज, इन्होंने क्या किया कि मैकाइवर और पेज ने सहयोग को 2 भागों में बांटा है। अब आपने देखा होगा ग्रीन महोदय ने 3 भाग में बांटा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सहयोग, जबकि मैकाइवर और पेज 2 भाग में बांटते हैं। और पहला है उनका क्या, प्रत्यक्ष सहयोग, और दूसरा है अप्रत्यक्ष सहयोग, जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी कि जब कक्षा में प्रत्यक्ष सहयोग किसको कहेंगे कि उस सहयोग को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिल करके एक जैसा कार्य करते हैं। जैसे देखिएगा कि 2 बच्चे बैठ के चेस खेल रहे हैं, अगर दोनों का सहयोग नहीं होगा चेस का काम पूरा नहीं होगा, चेस खेलने का काम पूरा नहीं होगा। मैंने बताया आपको कक्षा समय पर लगनी है, बच्चे समय पर स्कूल पर आते हैं या स्कूल में आते हैं, या फिर कहे शिक्षक सही समय पर स्कूल आते हैं, तो ही कक्षा दोनों के सहयोग से सही समय पर शुरू हो पाता है। इसके अलावा देखिएगा रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी हुई है, लेकिन जैसे रेलगाड़ी की सीटी बजती है, हॉर्न बजता है, सभी यात्री जो नीचे आ गए थे वो सभी के सभी क्या करते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि रेलगाड़ी निर्धारित समय पर खुल सके। तो ये भी क्या है, प्रत्यक्ष सहयोग है। अब आइए अप्रत्यक्ष सहयोग किसको कहते हैं हम लोग? तो कहते हैं ना कि अप्रत्यक्ष सहयोग वैसा सहयोग है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ साथ काम तो करते हैं, किंतु उनके द्वारा किया जाने वाले जो काम का प्रकृति है वो भिन्न भिन्न होता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना मकान बनने वाली प्रक्रिया, कि मकान बनाने में अलग अलग किस्म के कारीगर लगे हुए हैं, अलग अलग किस्म के मजदूर लगे हुए हैं, सबका लक्ष्य एक ही है, मकान को बेहतर ढंग से बनाना। लेकिन उस मकान निर्माण में अलग अलग मजदूर जो अलग अलग क्या है, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता रखते हैं, अलग अलग दक्षता रखते हैं, वो अपने अपने स्तर से अलग अलग प्रयास करते हैं, लेकिन सबका सम्मिलित उद्देश्य क्या होता है, मकान या भवन का निर्माण। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष सहयोग है ना। इसके बाद देखिएगा एक हम लोग और चीज देख लें। आगबर्न महोदय ने आगबर्न महोदय ने 3 प्रकार के सहयोग की चर्चा की है। किसने, मैंने बताया भाई, आगबर्न महोदय ने आगबर्न महोदय ने 3 प्रकार के
सहयोग की चर्चा की। इसमें पहला क्या था भाई? तो जो पहला है ना, दरअसल आप कई जगह पे मिलेगा आगबर्न या आगबर्न और निमकॉफ दोनों लिखा मिलेगा, है ना, लेकिन ये जो विभाजन है ये आगबर्न महोदय का विभाजन है। इन्होंने सहयोग को 3 भाग में बांटा, है ना। पहला है सामान्य सहयोग, सामान्य सहयोग। दूसरा उन्होंने बताया मित्रवत सहयोग, और तीसरा उन्होंने बताया विभेदीकृत सहयोग। एक है सामान्य सहयोग। सामान्य सहयोग का उदाहरण कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देखिएगा कि फुटबॉल में, फुटबॉल के मैदान में एक टीम में या एक टीम का नेतृत्व कर रहे, एक टीम में भाग ले रहे सभी खिलाड़ी अगर आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो वो टीम मैच नहीं जीतेगी। पक्का है ना? ये एक सामान्य सहयोग हुआ। एक शिक्षक और छात्र अगर मिलकर के तैयारी कर रहे हैं, अगर शिक्षक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं करता है, शिक्षक अपना सर्वश्रेष्ठ सहयोग नहीं देते हैं छात्रों को, या फिर छात्र अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं करता है, तो उस क्लास का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो ये एक सामान्य सहयोग हो गया जिसमें छात्र और शिक्षक या फुटबॉल टीम के सभी खिलाड़ी आपस में सहयोग करते हैं, तभी वो टीम मैच जीतती है, तभी वो बैच आगे जाता है क्लास का। तो ये कहलाएगा क्या? सामान्य सहयोग। दूसरा है मित्रवत सहयोग। आप देखिएगा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस नाते समाज में कई लोगों से, विशेष करके जो उसका आयु वर्ग का है, एक एज ग्रुप का है, उसके साथ क्या होता है? उसकी मित्रता होती है। और इस नाते कि वो समाज का प्राणी है, कई बार वो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मदद करता है। जैसे देखिएगा पड़ोस में मान लीजिए आप कोई महिला हैं, चलिए हम उदाहरण दे देते हैं, मान लीजिए आरती मैडम है, ठीक है ना, या राधिका मैडम है, तो वो उनके घर में गैस खत्म हो गया। स्वाभाविक है कि पड़ोस वाली जो आपकी सखी हैं, सहेली हैं, वो आपको फोन करेंगी कि देखिए ना सुबह सुबह मेरा गैस खत्म हो गया, है ना, कि सुबह सुबह मेरा गैस खत्म हो गया, तो प्लीज, हाँ आइए ना, मेरे पास गैस है। तो आपने अपना गैस एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था उनको दे दिया। कोई व्यक्ति है, उसको अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना था, लेकिन सुबह उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, उन्होंने कहा कि अपनी स्कूटी दीजिए, हम जरा स्कूल छोड़ के आए। तो इस तरह का जो सहयोग होगा वो क्या हो जाएगा? मित्रवत सहयोग होगा। और तीसरा और अंतिम जो है वो है विभेदीकृत सहयोग। ये क्या है भाई? देखिएगा, ये प्रशासन में एक हायरार्की है और आप इस जगह पर पदस्थापित हैं। आपसे सीनियर भी कई लोग हैं, आपसे जूनियर भी कई लोग हैं, समझ रहे? प्रशासन में ये एक पदानुक्रम है, हायरार्की है। आप यहां पर पोस्टेड हैं, आपसे सीनियर भी कई लोग हैं, आपसे जूनियर भी कई लोग हैं, लेकिन अपने पद में रहते हुए अपने क्या है अधिकार और अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए आप पूरे प्रशासन को जो सहयोग दे रहे हैं वो कहलाएगा क्या भाई? विभेदीकृत सहयोग। पक्का है ना? परिवार में देखिएगा कई लोग आय अर्जन करते हैं, कई लोग भोजन पकाते हैं, कई लोग घर की सफाई करते हैं। तो घर की सफाई और बर्तन की सफाई में जो लगे हुए लोग हैं, वो अगर बर्तन धुल के देंगे तभी तो भोजन पकेगा, तभी तो सब लोगों की भूख शांत होगी। तो वहां जो बर्तन के धुलने का जो काम है, मान लीजिए मम्मी का काम है बर्तन धुलने का या दीदी का काम है बर्तन धुलने का, तो दीदी वहां पर क्या होता है? परिवार में अपना विभेदीकृत सहयोग दे रही हैं। या आप एक अधिकारी हैं
तो आप अपने प्रशासन में, अपने महकमे में, उस पद पर रहते हुए अपने विभाग को जो सहयोग दे रहे हैं वो भी क्या कहलाएगा? विभेदीकृत सहयोग कहलाएगा। पक्का है ना? अब आइए जरा हम लोग देख लें कि इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस है ना, जिसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। अभी देखिए, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रतिस्पर्धा, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है संघर्ष, लेकिन कुछ क्वेश्चन से पहले देख लें इसको। देखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है कि जब मनुष्य परिवर्तित अवस्थाओं के साथ अनुकूलन करने के लिए दूसरों के साथ सहयोग करता है तो उसको क्या कहते हैं, कैसा सहयोग कहते हैं? देखिए, तो प्राथमिक सहयोग है, द्वितीयक सहयोग है, तृतीयक सहयोग है या असहयोग है? जरा बताइए जल्दी जल्दी। बालकृष्ण यादव जी हैं, प्रभुनाथ जी हैं, दीप्ति हैं, पल्लवी हैं, हरित प्रभा श्रीवास्तव जी हैं, रविंद्र जी हैं, विशाल हैं, रजनीश हैं, श्रीकांत मौर्य जी हैं, आरती जी हैं। चलिए, आरती कहती हैं सी है ना? विशाल गौतम आप कहते हैं बी है। विशाल एक का बी कहते हैं, जागृति कहती हैं सी है, सी है, सी है एकदम जोरदार। रूबी कहती हैं बी है। जी नहीं, अभी मैंने आपको समझाया, ध्यान दिया होगा आपने कि प्राथमिक में क्या है? प्राथमिक में माता पिता है, याद रखिएगा ना, प्राथमिक में माता पिता हैं, अपना कोई स्वार्थ बेचारे नहीं देखते और परिवार के हित के लिए अपने स्वार्थ की तिलांजलि दे देते हैं। द्वितीयक समूह में क्या था कि व्यक्ति या समूह सहयोग करता है, लेकिन इसलिए करता है कि उसमें उसका भी स्वार्थ छुपा हुआ है। लेकिन तीसरा सहयोग क्या था? तृतीयक, उसमें था कि भाई बदली हुई परिस्थिति के साथ, याद कीजिए मैंने बताया ना कि युद्ध घोषित हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, लेकिन सरकार के साथ सहयोग करना है। बढ़ी हुई महंगाई यानी बढ़ी हुई वस्तुओं की कीमतों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए सरकार को सहयोग देना है। ये कैसा है? याद रखिएगा, ये तृतीयक सहयोग है। ज्योत्सना मैडम बी कैसे हो गया? डांट पड़ेगी अब। अभी मैंने बताया है और आप लोग ध्यान से सुनिए, ऐसी गलती वहां एग्जाम में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए दूसरा क्वेश्चन आ जाइए। इस प्रकार के सहयोग में व्यक्ति अपने को समूह के साथ बिल्कुल घुला मिला देता है और समूह के स्वार्थ को ही अपना स्वार्थ समझने लगता है। क्या कहलाता है? जल्दी। प्राथमिक सहयोग है, द्वितीयक सहयोग है, तृतीयक सहयोग है या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी जल्दी जल्दी। ज्योत्सना बताइए, श्रीकांत, आरती जी। आरती फटाफट आंसर देती हैं, प्राथमिक सहयोग कह रही हैं। रूबी भी कहती हैं प्राथमिक सहयोग है, प्रतिभा भी कहती हैं प्राथमिक सहयोग है। श्रीकांत कहते हैं ये होगा। कहे भैया, अभी मैंने बताया ना, इस प्रकार के सहयोग में व्यक्ति अपने आप को समूह के साथ बिल्कुल घुला मिला देता है। मैंने यही लाइन ही अब लिखा है आगे पीपीटी में कि माता पिता अपना स्वार्थ बेचारे बिल्कुल नहीं देखते हैं, वो अपने आप को परिवार के हित के लिए अपना न्यौछावर कर देते हैं, अपने आप को घुला मिला देते हैं। बताया था ना, ये प्राथमिक सहयोग होगा। पढ़िए, देखिएगा नोट्स को मैंने, आप देखिए, आप सब लोगों को, जो लोग जीएस वर्ल्ड में क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे उनसे शिकायत है, मैंने नोट्स पहले आप लोगों को उपलब्ध करा दिया। मैंने कहा भी था कि आप लोग पढ़ के रखिएगा, और नोट्स पहले देने का उद्देश्य भी यही होता है कि आप उसको पढ़ के रखिएगा। चलिए, जो बच्चे अभी क्या है यूट्यूब पर क्लास कर रहे हैं, उनके पास तो कोई मटेरियल नहीं था, वो नहीं जानते हैं, उनका उत्तर गलत हो भी रहा है तो वो टॉलरेबल है, जबकि ये लोग भी सही उत्तर दे रहे हैं। और रोशनी सिंह, आपका उत्तर बहुत सही है, दूसरा का ये है। लेकिन आप लोग के पास तो नोट्स है, फिर भी गलत कर रहे हैं आप लोग, है ना?
तो इसमें क्या है भाई, किस प्रकार के सहयोग में व्यक्ति अपने आप को समूह के साथ बिल्कुल घुला मिला देता है और समूह के स्वार्थ को ही अपना स्वार्थ समझने लगता है, क्या कहलाता है, यह प्राथमिक सहयोग है। तीसरा, उस प्रक्रिया को कहते हैं जब एकाधिक व्यक्ति या समूह आपस में बिना संघर्ष किए हुए किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं जो सबको समान रूप से प्राप्त नहीं हो सकता। चलिए, तो बाद का क्वेश्चन है, ये प्रतिस्पर्धा आंसर होगा, इसको हम लोग फिर कर लेंगे। क्या है, उस प्रक्रिया को कहते हैं जब एकाधिक व्यक्ति यानी एक से अधिक व्यक्ति या समूह आपस में बिना संघर्ष किए हुए किसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। आएगा भी आगे क्वेश्चन। इसके बाद है कि सर्वश्री गिलिन और गिलिन महोदय ने प्रतिस्पर्धा के कितने स्वरूपों का वर्णन किया है, यह भी हम लोग पढ़ लेंगे। उन्होंने 4 स्वरूपों का वर्णन किया है, आगे जब हम लोग प्रतिस्पर्धा पढ़ेंगे ना तब पढ़ लेंगे। अभी देखिएगा कि आर्थिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों या समूहों के बीच जो प्रतिस्पर्धा चलती है वो क्या कहलाती है, यह भी प्रतिस्पर्धा से क्वेश्चन है, ये आर्थिक प्रतिस्पर्धा कहलाती है। चलिए, अभी 1-2 क्वेश्चन प्रतिस्पर्धा का है ना, उसके बाद आ जाएगा सहयोग का, है ना। जो क्वेश्चन सहयोग वाला है वो हम पढ़ते हैं अभी, ये संघर्ष वाला क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, किसने कहा? समाज जो है संघर्ष मिश्रित सहयोग है, किसने कहा था? यह मैकाइवर और पेज ने कहा है कि समाज जो है वो संघर्ष मिश्रित सहयोग है। इसके बाद देखिएगा सात्मीकरण क्या है, हमने बताया था, याद कीजिएगा थोड़ी देर पहले। सात्मीकरण क्या है, हालांकि आपके देखिएगा ये क्वेश्चन मैं फिर बता दे रहा हूं, ये पीजीटी में सिलेबस में नहीं है लेकिन जीआईसी के सिलेबस में है। ये जो दूसरी परीक्षाएं आने वाली उसमें है, तो इसलिए साथ साथ करते चलना है इसको। कि सात्मीकरण में मैंने क्या बताया था कि 2 समूह समान तथा अभिन्न हो जाए, यानी 2 समूह क्या होता है, अपने हित को आपस में समान कर लेते हैं, अभिन्न कर लेते हैं। उसके बाद है समूह अलग अलग बंट जाए या दोनों या कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि 2 समूह जब समान या अभिन्न हो जाए, ये सही आंसर है, यानी 13वां का क्या है, ए है आंसर। इसके बाद आइए 14, क्वेश्चन नंबर 14, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष किस श्रेणी में आता है? बताइए। वर्ग संघर्ष जो है कार्ल मार्क्स का, वो आर्थिक सहयोग में आता है ना। कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष था वो किस श्रेणी में आता है? तो वो आर्थिक संघर्ष के अंतर्गत आता है। इसको भी हम लोग संघर्ष के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन है कि सहयोग और संघर्ष मानव जीवन के सार्वभौमिक तत्व हैं, ये कथन किसका है या किस समाजशास्त्री का है? तो ध्यान रखिएगा कि सहयोग और संघर्ष है ना, ये मानव जीवन के सार्वभौमिक तत्व हैं, ये मैकाइवर और पेज महोदय ने कहा है। ठीक है, आंसर क्या है भाई? 17th का बी। अब देख लीजिएगा द सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये रॉबर्ट ब्रिस्टीड महोदय की पुस्तक है, सोशल ऑर्डर। ठीक ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आइए, सामाजिकरण की प्रक्रिया में सबसे अधिक योगदान है किसका? परिवार का, विद्यालय का, या कल्याण समितियां का, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है? बालकृष्ण जी, रोशनी, रीना पाठक, स्वाति, अजय शर्मा, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है? सामाजिकरण की प्रक्रिया में सबसे अधिक योगदान किसका है? चलिए, आरती बताती हैं ए, रूबी भी है, स्वाति भी है, प्रतिभा, सही लोग, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का कि परिवार का है ना सबसे अधिक योगदान होता है किसमें? सामाजिकरण में। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 20 है, सामाजिक अंतःक्रिया एक प्रक्रिया है
जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के मस्तिष्क में प्रविष्ट होता है। यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो डासन और गाटिस महोदय का परिभाषा है कि भाई सामाजिक अंतःक्रिया जो है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के मस्तिष्क में प्रविष्ट होता है। हम बताए थे ना कि सामाजिक अंतःक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, एक व्यक्ति दूसरे समूह या एक व्यक्ति दूसरे समुदाय या समूह और समूह या फिर समुदाय और समुदाय के लोग आपस में विचारों भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, सूचना और जानकारी का आदान प्रदान करते हैं, उनके बीच प्रगाढ़ भावनात्मक संबंध पाया जाता है, प्रेम और स्नेह पाया जाता है ना। तो ये किसने कहा था भाई? तो डासन और गाटिस महोदय का ये परिभाषा है। नेक्स्ट है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? ये चार्ल्स कूले महोदय की पुस्तक है ना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। पहले भी पढ़ लिया है आपने इसको, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रीन ने सहयोग को कितने भागों में बांटा है? अभी आप लोगों ने पढ़ा है, याद कीजिएगा। ग्रीन महोदय ने सहयोग के 3 भाग में ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में बांटा। तो क्या है भाई? आंसर है 3। इसके बाद है सात्मीकरण आवश्यक रूप से क्या है? एक राजनीतिक प्रक्रिया है, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है या एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा, सामाजिकरण जो है वो, सात्मीकरण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। आंसर क्या होगा इसका? सी। ठीक है ना। तो देखिएगा, हम लोग आज यहीं रहने देते हैं। इसके 2 कारण हैं। अभी यूपीपीसीएस का रिजल्ट आ गया है मेंस का, तो इंटरव्यू चलना है। मुझे इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू लेने जाना है अपने संस्थान जीएस वर्ल्ड में ही। तो मैं वहां जा रहा हूं, इसलिए आपको 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूं। नहीं, दूसरी बात क्या है, अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ। जो सामाजिक प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं वो टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, वो टॉपिक कल पूरा होगा। तो कल भी यूट्यूब पर क्लासेस लाइव रहेंगी, आप लोग जुड़े रहिएगा और भी जितने लोग हैं उनको जोड़ के रखिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो ये जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक भाई? सामाजिक प्रक्रियाएं। इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है? सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। हम लोगों ने केवल आज पढ़ा है सहयोग को, अब कल पढ़ लेंगे हम लोग प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को, और फिर सारा क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।